So now we will study Biot-Savart law. So what is Biot-Savart law? तो बायो-सावर्ट लॉ इज द बेसिक इक्वेशन गवर्निंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये है क्या, अगर मान लिया कोई करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, कोई वायर है इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है मान लिया आई, तो इस करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी भी पॉइंट पर, उसके आसपास किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा उस मैग्नेटिक फील्ड को गवर्न करने वाली ये बेसिक इक्वेशन है। ठीक है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितनी डिस्टेंस पे है, उस करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो वो सब कुछ हम फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से, बायो-सावर्ट लॉ की हेल्प से। क्लियर। तो मान लिया ये कोई करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर में, और इस करंट की वजह से एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, इस करंट का छोटा सा पार्ट लिया है, और ये एक स्मॉल एलिमेंट लिया है इस वायर का, किसी दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये एक स्मॉल एलिमेंट लिया है इस वायर का जिसकी लेंथ है dl। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है dl, और dl जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल करंट एलिमेंट है, इसकी लेंथ कितनी है dl, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इस स्मॉल करंट एलिमेंट लिखते हैं, करंट एलिमेंट क्या है, तो जो करंट एलिमेंट है, स्मॉल करंट एलिमेंट, तो वो है आपका I इंटू डी एल। ठीक, करंट इंटू जितना वायर आपने लिया उसकी लेंथ। ठीक है, I इंटू डी एल क्या है, ये स्मॉल, वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट है। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ से R डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस है मान लिया, कितनी डिस्टेंस है ये R डिस्टेंस पे, ये R एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, पे एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये काफ़ी ये बड़ा वायर है और इसका एक छोटा सा पार्ट लिया, वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट लिया, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वो करंट एलिमेंट है कितना, तो वो है I इंटू डी एल। डी एल की जो डायरेक्शन है वो हमेशा किसकी डायरेक्शन रखते हैं, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा होता है उसी तरफ हम डी एल की डायरेक्शन रखते हैं। ठीक है, और इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से उस करंट एलिमेंट से R डिस्टेंस पे, ठीक है, R पोजीशन वेक्टर है, R डिस्टेंस पे है पॉइंट P, इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। तो एक क्लियर सी बात है, ये छोटा सा करंट एलिमेंट है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, वो भी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो DB मैग्नेटिक फील्ड कह दिया कि, ठीक है, तो आपको लिखना है इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL एट पॉइंट P। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट IDL, ये करंट एलिमेंट है I इंटू डी एल एट ए पॉइंट P। ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड हमने कितना माना है, DB। मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से, बट सिंस ये स्मॉल करंट एलिमेंट है, काफ़ी स्मॉल करंट एलिमेंट है, छोटी सी करंट का एलिमेंट लिया है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी काफ़ी स्मॉल है, और उसको हमने क्या लिखा है, DB। क्लियर। तो DB होता क्या क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट एक्सपेरिमेंटली ये पता किया गया कि DB जो है वो किसके, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट एलिमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग करंट एलिमेंट होगा, जितना बड़ा करंट एलिमेंट होगा, जितना ज़्यादा करंट एलिमेंट होगा, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, करंट एलिमेंट को बढ़ाने के कई तरीके हैं, आप लेंथ भी बढ़ा सकते हो, ज़्यादा बड़ा वायर ले सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो करंट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है ये डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया है। ठीक है, DB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि DB इस बात पे भी डिपेंड करता है कि करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ये थीटे पे, इस थीटा पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो DB है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ये किस पे और डिपेंड करता है, ये करंट एलिमेंट और इस पोजीशन वेक्टर R के बीच में ये जो एंगल है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो DB इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, साइन थीटा पे भी डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो इन तीनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, तो जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P है वो किस किस के प्रोपोर्शनल होगा, तो वो हो जाएगा I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड जो आया वो आया I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो कांस्टेंट होता है वो होता है आपका म्यू नॉट ओवर 4 पाई। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह वो म्यू नॉट इसमें ऊपर है। क्लियर, इनटू I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है ये थीटा किस किस के बीच में एंगल है, थीटा है करंट एलिमेंट DL IDL
और पोजीशन वेक्टर आर के बीच में एंगल है। थीटा किस किस के बीच में एंगल है? ये जो थीटा है वो करंट एलिमेंट आइडियल और पोजीशन वेक्टर आर के बीच का एंगल है ये। क्लियर? तो इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, आइडियल ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन वेक्टर आर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको कैसे करेंगे वेक्टर में कन्वर्ट? तो वो आप देखो जरा ढंग से। डीबी को हमने लिखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, और इसको लिख रहे हैं आइडियल इंटू आर से ऊपर मल्टीप्लाई किया है, आर से नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो आर नीचे हो जाएगा आर क्यूब इंटू क्या है ये साइन थीटा। अब ढंग से देखो, ये है आइडियल, ये है आर, ये है साइन थीटा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ए क्रॉस बी क्या होता है। ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, जिसमें थीटा किस किस के बीच में एंगल होता है? थीटा एंगल होता है बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो ये कुछ क्रॉस प्रोडक्ट जैसा बनने वाला है कि उसमें एक वेक्टर आइडियल है, दूसरा वेक्टर आर है, उनके बीच में एंगल का साइन थीटा भी आपको गिवन है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो डीबी को वेक्टर फॉर्म में। ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा आइडियल वेक्टर आइडियल क्रॉस आर। तो आइडियल क्रॉस आर करेंगे तो बन जाएगा आइडियल आर साइन थीटा अपॉन वेक्टर आर का के मॉडुलस का क्यूब, और ये बन गया आपका वेक्टर डीवी। ठीक है, तो ये है ओवरऑल बायो सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला हमें ये ध्यान रखना है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, ये वाला फॉर्मूला क्या देता है? मैग्नीट्यूड, और ये क्या देता है? मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन दोनों। ठीक है, और डीबी की डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन वही है जो आइडियल क्रॉस आर की डायरेक्शन है। आइडियल वेक्टर की तरफ आपको फिंगर रखनी है राइट हैंड की, उनको कर्ल करना है आर की डायरेक्शन में। तो जो आउट स्ट्रेच थंब की डायरेक्शन आएगी वही किसकी होगी? आइडियल क्रॉस आर या फिर डीबी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, क्लियर? तो जरा इस केस में देखें कहाँ होगी डायरेक्शन। तो आइडियल तो वेक्टर इस तरफ है और आर वेक्टर इस तरफ है, तो आइडियल क्रॉस आर। आइडियल पहले आपको राइट हैंड फ्री करना है, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो रखनी है आइडियल की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन फिंगर्स रखनी है आपको, और कुछ ऐसे रखनी ताकि आप उनको कर्ल कर पाओ किस डायरेक्शन में? आर की डायरेक्शन में कर्ल कर पाओ उनको। इस तरफ रख के कर्ल करना है इस तरफ। ठीक है, तो जो थंब की डायरेक्शन आ रही है मेरे हिसाब से वो थंब की डायरेक्शन इनवर्स आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा? इनवर्स डायरेक्शन में। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा? इनवर्स डायरेक्शन। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आइडियल वेक्टर इस तरफ है और ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर है आइडियल और ये वेक्टर है आर। ठीक है, तो आइडियल से अगर आपको आर की तरफ जाते हो क्लॉकवाइज मूवमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, कैसा मूवमेंट करना है? क्लॉकवाइज मूवमेंट करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब उस पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन्वर्स होगा। और अगर आइडियल से आर की तरफ जाते हो, मान लिया आइडियल इस तरफ है और आर वेक्टर आपका इस तरफ है, तो आइडियल क्रॉस आर, आइडियल से आर की तरफ मूव करते हुए अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करना पड़ रहा है तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा? आपका आउटवर्ड्स। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट करना पड़ रहा है आइडियल क्रॉस आर करते वक्त तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्स, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करना पड़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका आउटवर्ड्स। क्लियर? तो इस केस में क्लॉकवाइज मूवमेंट करना पड़ रहा है, आइडियल इस तरफ है, आर इस तरफ है, राइट हैंड के हिसाब से क्लॉकवाइज मूवमेंट करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? आपका इनवर्स होगा। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम फाइंड कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है, और किसकी हेल्प से फाइंड करेंगे? ये बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से। तो इसमें एक करंट कैरिंग वायर है जिसके अंदर इसकी कुछ लेंथ होगी और उसमें कितनी करंट फ्लो रही आई, और उस करंट कैरिंग वायर से किसी पॉइंट से परपेंडिकुलरली डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी। ठीक है, ये एक पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट ये है पॉइंट पी, और ये वायर से परपेंडिकुलरली कितनी डिस्टेंस पे? तो वो डिस्टेंस दी आपको डी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस स्ट्रेट वायर की वजह से इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, कुछ डायमेंशंस गिवन है। जो वायर का ऊपर वाला पॉइंट है वो इस पॉइंट पी पर इस डी वाली लाइन से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? फाई 2, और जो नीचे वाला पॉइंट है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? जो नीचे वाला पार्ट है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? फाई 1। ठीक है, यानी वायर जो है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है? फाई 1 से लेकर फाई 2 तक, नीचे फाई 1 से लेकर ऊपर कहाँ तक एक्सटेंडेड है वायर? फाई 2 तक। ठीक है, ये फाई 1 और फाई 2 आपको इस बारे में इन्फॉर्मेशन देंगी कि वायर की लेंथ क्या है। ठीक है, फाई 2 जितना ज़्यादा होगा उतना ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा होगा, फाई 1 जितना ज़्यादा होगा उतना नीचे वाला पार्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो फाई 1 से लेकर फाई 2 तक। ठीक है, तो अब इसमें करेंगे क्या? फाइंड कैसे करेंगे? तो हम इसमें क्या करेंगे? इस पॉइंट से ऊपर आएंगे, कितनी डिस्टेंस आएंगे ऊपर? x। ठीक है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस ऊपर आएंगे? यहाँ से x, और x डिस्टेंस ऊपर आने के बाद ये x डिस्टेंस ऊपर आएंगे
और x डिस्टेंस ऊपर आ गए, एक स्मॉल एलिमेंट कट करेंगे, ये डिस्टेंस x ऊपर आ गए और यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कट करेंगे जिसकी लेंथ कितनी होगी dx। एक स्मॉल करंट एलिमेंट कट किया है जिसकी लेंथ कितनी होगी dx। ठीक है, क्लियर। और इस dx की वजह से इस पॉइंट P पर हम क्या फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस dx की वजह से इस पॉइंट P पर हम क्या फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। और फिर उस मैग्नेटिक फील्ड को हम इंडिकेट कर देंगे जो भी लिमिट्स होंगी, जो भी प्रॉपर लिमिट्स होंगी। क्लियर। ठीक है, तो इस dx की वजह से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, बायो-सैवर्ट लॉ dB, तो वो फॉर्मूला होता है μ0/4π, ये कांस्टेंट है। फिर होता है इसमें IDL, इस केस में होगा IDX इंटू साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो वही देख लो आप, ये एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट है IDX, ये करंट I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये करंट एलिमेंट बन जाएगा IDX। और ये है पोजीशन वेक्टर R, उस करंट एलिमेंट से उस पॉइंट P तक जाने वाला ये पोजीशन वेक्टर है, ये R। और IDX करंट एलिमेंट और R के बीच में एंगल कितना मान लिया, थीटा। ठीक है, और इसी थीटा का जो साइन थीटा आता है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये आपने लिखा है बायो-सैवर्ट लॉ μ0/4π IDX साइन थीटा अपॉन R²। ठीक है, अब देखो कन्वर्ट करते हैं। ये एंगल मैंने मान लिया कितना, फाई एक वेरिएबल एंगल है, जैसे थीटा एक वेरिएबल एंगल है वैसे ही फाई एक वेरिएबल एंगल है। ठीक है, फाई की वैल्यू जो होगी वो कहाँ से कहाँ लिमिट पुट करेंगे, अगर फाई के टर्म्स में अगर इसको करेंगे तो फाई की लिमिट्स कहाँ से कहाँ पुट करेंगे। तो फाई मैंने माना है क्लॉकवाइज सेंस में, तो क्लॉकवाइज सेंस में फाई पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में फाई कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो फाई की जो लिमिट्स आएंगी वो आएंगी -φ1 से लेकर +φ2 तक। ठीक है, फाई की जो लिमिट्स आएंगी, अगर इस पूरे को हम फाई के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो फाई की जो लिमिट्स आएंगी वो आएंगी -φ1 से लेकर +φ2 तक। -φ1 क्योंकि वो इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो -φ1 से लेकर कहाँ तक जाना है आपको, +φ2 तक। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो देखो आप, ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, या फिर आप ऐसे समझो ट्राइंगल में, जो ये ट्राइंगल अगर आप देखो तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो फार्देस्ट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, इस ट्राइंगल में देखो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये जो थीटा इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होगा, फाई प्लस ये वाला एंगल π/2 के बराबर होगा। ठीक है, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, π/2 प्लस फाई। ठीक है, थीटा ये आ गया। अच्छा, dx को भी रिप्लेस करना है, तो tan फाई बताओ कितना होने वाला है, tan फाई, तो tan फाई इस ट्राइंगल में लगाओगे तो tan फाई हो जाएगा x/d। तो इसका मतलब x कितना आने वाला है, x आने वाला है d टाइम्स tan फाई। ठीक है, तो हमें x नहीं चाहिए, हमें चाहिए dx। ठीक है, हमारी इक्वेशन में क्या है, dx, तो इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। तो x का डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू d, ये d डिस्टेंस है, tan फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec² फाई इंटू डी फाई। क्लियर, तो dx भी रिप्लेस हो गया, r को भी रिप्लेस कर सकते हैं। इस ट्राइंगल में आप देखो cos फाई कितना है। ठीक है, इसको कह देते हैं इक्वेशन 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन 2, r को भी रिप्लेस कर देते हैं। तो इस ट्राइंगल में आपको बताना है cos फाई कितना है, तो cos फाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा d/r, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो r कितना आने वाला है, यहाँ से r आ जाएगा आपका d/cos फाई यानी d टाइम्स sec फाई। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो जो थीटा भी रिप्लेस कर लिया हमने, dx भी रिप्लेस कर लिया और r भी रिप्लेस कर लिया, सब कुछ किसके रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में। और फाई की लिमिट्स क्या होगी, -φ1 से लेकर +φ2 तक। क्लियर, तो अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो dB कितना आने वाला है, dB स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, तो कांस्टेंट μ0/4π है, इंटू I, dx कितना है, तो dx है d sec² फाई d फाई। ये ध्यान रखना है आपको, d फाई, ये ध्यान रखना है, ये d का पार्ट नहीं है, ये d क्या है, डिस्टेंस, dx या dy नहीं है, ये d है डिस्टेंस, अपॉन इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना है, थीटा है आपका π/2 प्लस फाई, अपॉन r² है, तो r² ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d² और क्या हो जाएगा, sec² फाई। ठीक है, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए sec² फाई से sec² फाई कैंसिल, एक d से एक d कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच रहा है, तो dB कितना आ रहा है, μ0/4π, I बच रहा है, और sin π/2 प्लस फाई, sin π/2 प्लस फाई cos फाई होगा, cos फाई बच रहा है, इंटू d फाई
अपॉन नीचे क्या बच रहा है, सिर्फ डी। ठीक है, बस इतने टर्म्स बचेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 बचेगा, आई अपॉन डी बचेगा, कॉस फाई बचेगा और डी फाई बचेगा। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको फाइंड करना है, बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो बस इस दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, इस तरफ भी इंटीग्रेट कर देंगे और इस तरफ भी इंटीग्रेट कर देंगे, तो इधर आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड बी। इस तरफ क्या क्या आ जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ये तो बाहर आ गया। ठीक है, कॉस फाई का जो इंटीग्रेशन, अच्छा लिमिट्स लगेंगी -φ1 से लेकर +φ2 तक। ठीक है, तो कॉस फाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई और लिमिट्स -φ1 से लेकर +φ2 तक। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, नीचे वाला एंगल है φ1, ऊपर वाला एंगल है φ2, तो नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमने ऊपर वाला माना है पॉजिटिव। ठीक है, तो -φ1 से लेकर +φ2 तक। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आने वाला है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और पहले फाइनल लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन φ2 माइनस इनिशियल लिमिट, तो माइनस ऑफ साइन -φ1 तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन -φ1 तो वो +φ1 हो जाएगा, प्लस साइन φ1, तो ये रिलेशन आ गया आपका। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से वायर से डी डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, साइन φ1 प्लस साइन φ2 इंटू ये जो टर्म है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, एक एंगल इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरा एंगल क्लॉकवाइज है। ध्यान रखना है आपको, एक एंगल इसमें एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरा एंगल क्या है आपका, क्लॉकवाइज। क्लियर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं आपको। जो फॉर्मूला आया वो आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन φ1 प्लस साइन φ2, और ध्यान रखना है इसमें एक एंगल साइन φ1 एंटी क्लॉकवाइज था और साइन φ2 क्लॉकवाइज था, एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, एक एंगल क्लॉकवाइज है। ठीक है, इसमें से जो भी अपनी प्रॉपर्टी चेंज करेगा उसको हम माइनस कर देंगे। आप ऐसे समझो, जैसे कि ये फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया वो कुछ ऐसे ड्राइव किया, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये वायर है, तो ये डिस्टेंस होगी कुछ डी। अब एक एंगल इसमें कैसा है आपका, एक एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज है जिसको हमने φ1 कहा था, और दूसरा एंगल क्या आपका क्लॉकवाइज है। ठीक है, तब ये फॉर्मूला आपका आया φ2। ठीक है, लेकिन अगर कहीं सिचुएशन ऐसी हुई, मान लीजिए ये वायर है और इस पॉइंट पर आप फाइंड कर रहे हो, इस पॉइंट पर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस वायर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वायर है, तो इस वायर को अगर डॉटेड फॉर्म में ऐसे एक्सटेंड करें तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितनी दी है आपको, डी। ठीक है, ये क्वेश्चन कितनी दी है, डी। ठीक है, तो अब आप देखो इसके दोनों एंड्स जो एंगल बनाएंगे वो एक ही सेंस में बना रहे हैं, ऊपर वाला जो एंड बना रहा है वो भी एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और जो क्लॉकवाइज सेंस में, और जो नीचे वाला एंड है वो भी जो एंगल बनाए एंगल सबटेंड करेगा वो भी किस सेंस में कर रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, दोनों क्लॉकवाइज सेंस में एंगल सबटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसने अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर दी उसी पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो जो ऊपर वाला एंगल होता है, जो ऊपर वाला एंड एंगल सबटेंड करता है जिसको हम φ2 कहते हैं, वो तो अभी भी क्लॉकवाइज सेंस में, पहले भी क्लॉकवाइज सेंस में था, अभी भी क्लॉकवाइज सेंस में φ2। लेकिन ये जो नीचे वाला था φ1, अब वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ना होकर वो भी क्लॉकवाइज सेंस में हो गया, तो किसने अपनी प्रॉपर्टी चेंज की है, φ1 ने अपनी प्रॉपर्टी चेंज की है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है, φ2 तो जैसे पहले था वैसे अब भी है, इसमें भी φ2 कैसा है, क्लॉकवाइज इस तरफ है ऊपर की तरफ, तो इसमें भी φ2 ऊपर की तरफ है, तो φ2 पे कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन किसने अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर दी, φ1 ने। φ1 पहले नीचे की तरफ था, φ1 एंटी क्लॉकवाइज सेंस में था, अब φ1 भी कहाँ पहुँच गया, क्लॉकवाइज सेंस में। तो φ1 ने अपनी प्रॉपर्टी चेंज की है, तो φ1 पे क्या लगा देंगे हम, माइनस। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन लिखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वो हो जाएगा म्यू नॉट बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन, अभी हो जाएगा -φ1 प्लस साइन φ2। क्लियर, अगर सिचुएशन कुछ ऐसे हो, वायर नीचे की तरफ हो, ये वायर हो और इस पॉइंट पे आपको पूछा गया है, ठीक है, ये कुछ ऐसी सिचुएशन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो देखो नीचे वाला जो एंड है वो कैसा, वो तो अपनी जगह सेम है, ये जो एंगल होता है φ1 वो तो ठीक ही है, लेकिन φ2 होना चाहिए ऊपर की तरफ, इसमें φ2 भी कहाँ हो गया है, नीचे हो गया। ठीक है, φ2 भी कहाँ हो गया, इसमें नीचे हो गया, तो हम किसका साइन निगेटिव कर देंगे, φ2 का साइन निगेटिव कर देंगे। क्लियर, तो ये दो पॉइंट्स आपको एकदम ध्यान रखने हैं। ठीक है, अच्छा कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखने हैं, कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखने हैं आपको। जैसे मान लीजिए स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग वायर है ये, और इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है आई,
और जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, वो पॉइंट उसी वायर की लाइन में कहीं ना कहीं आगे है, ठीक है। ये पॉइंट P है और इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, उसी वायर की लाइन में, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर पॉइंट उसी वायर की लाइन में तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड उस वायर की वजह से कितना होगा, 0, ठीक है। वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो अपने अराउंड प्रोड्यूस करता है, उस लाइन के अलॉन्ग नहीं प्रोड्यूस करता, उस लाइन के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसका कितना हो जाएगा 0। आप ऐसे समझो, अगर आप एंगल्स देखोगे तो जो एंगल्स आएंगे वो दोनों 0 डिग्री आएंगे, ठीक है। जो एंगल्स आएंगे वो क्या आएंगे, आपके दोनों 0 डिग्री आएंगे, ठीक है। φ1 भी 0 आएगा, φ2 भी 0 आएगा, तो वो सब कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर पॉइंट वायर की लाइन के अलॉन्ग ही लाई कर रहा है तो उस पॉइंट पर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। क्लियर। दूसरा पॉइंट, अगर ये वायर है और पॉइंट जो लाई कर रहा है वो वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, एग्जैक्टली बाइसेक्ट करते हुए लाइन पे लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है कहीं ना कहीं पॉइंट, ठीक है। तो अगर यहाँ लाई कर रहा है तो इसमें सीधी सी बात है, जो φ1 और φ2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों केसेस में, φ1 और φ2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों के लिए, φ1 और φ2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम हो जाएगा, ठीक है। जो φ2 का मैग्नीट्यूड होगा वही φ1 का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो इसको भी मैंने φ कह दिया और इसको भी मैंने क्या कह दिया, φ। ये डिस्टेंस d है, करंट कितनी फ्लो हो रही है, I, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B एट पॉइंट P, तो वो हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई इंटू μ0 I अपॉन 4 पाई D, ये फॉर्मूला था, इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2, तो हो जाएगा 2 टाइम्स साइन φ। क्लियर। एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि वायर मान लिया ये है और जो पॉइंट लाई कर रहा है वो उसके एक एंड से D डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, ऐसे लाई कर रहा है, ठीक। नीचे की तरफ कोई वायर नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना वायर है, ये करंट इसमें I फ्लो हो रही है और ये ऊपर वाला एंड है वो कितना एंगल बना रहा है, तो वो एंगल दिया है आपको φ, कुछ भी एंगल दिया है वो φ, ठीक है। तो इसमें साफ दिख रहा है जब नीचे कोई वायर नहीं है तो इसका मतलब जो φ1 होगा वो कितना हो गया आपका 0, सिर्फ क्या सर्वाइव कर रहा है, φ2। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B हो जाएगा μ0 I अपॉन 4 पाई D, इतना तो था ही, इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2, साइन φ1 कितना है 0, तो साइन 0 हो जाएगा, प्लस साइन φ2 सिर्फ कितना है वो φ, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, μ0 I अपॉन 4 पाई D इंटू साइन φ, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है, उसी को हम डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बस 2 स्पेशल केसेस देख लेते हैं इस फॉर्मूले के, ठीक है। एक केस है इन्फानाइट वायर कैसा आपका इन्फानाइट, ठीक है। लेंथ कितनी है उसकी, इन्फानाइट लेंथ है, ठीक। ऊपर भी इन्फानाइट है, ऊपर भी डॉट इन्फानाइट तक जा रहा है और नीचे भी कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फानाइट तक जा रहा है, ठीक है। और इससे कुछ डिस्टेंस D पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ गौर से देखो, जो φ1 होगा और जो φ2 होगा ये दोनों की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे समझो, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी, तो अगर ये वायर नीचे की तरफ इन्फानाइट है तो इसको मिलाने वाली जो लाइन निकालोगे वो यहाँ से कितने एंगल पे जाएगी, ये 90 एंगल पे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा π/2, ठीक है। ऐसे ये ऊपर वाला वायर जो है इन्फानाइट की तरफ जा रहा है, तो जैसे जैसे ये इन्फानाइट जाएगा एंगल बढ़ता जाएगा और जब ये पूरा इन्फानाइट हो जाएगा तो ये एंगल बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा π/2। तो इस केस में φ1 भी π/2 है, φ2 भी π/2 है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, B इक्वल टू, तो आ जाएगा μ0 I अपॉन 4 पाई D, साइन φ1 प्लस साइन φ2, साइन π/2 प्लस साइन π/2, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो इन्फानाइट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0 I अपॉन 2 पाई D, ये याद रखना है आपको। इन्फानाइट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसको आगे भी प्रूव करेंगे फिर एम्पियर्स लॉ लगा के, लेकिन अभी ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया उससे देख लेते हैं। तो B कितना है, μ0 I अपॉन 4 पाई D, ये इन्फानाइट वायर का, ठीक है। अगर वायर सेमी इन्फानाइट हो, सेमी इन्फानाइट का मतलब कुछ ऐसे है आपका वायर, एक तरफ इन्फानाइट है, ठीक। कुछ ऐसे वायर है, मान लिया ऊपर की तरफ, मान लिया ये क्या है, इन्फानाइट है और यहाँ से स्टार्ट कर रहा है वायर, और जो एंड है सेमी इन्फानाइट वायर का उसी एंड पर D डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, इस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है, B पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0 I अपॉन 4 पाई D, तो लिखना ही लिखना है आपको। अब इसमें एकदम क्लियर हो गया, जो φ1 है, जो नीचे वाला एंगल होता है φ1, वो कितना है 0, ठीक है। नीचे कोई वायर नहीं है तो φ1 कितना है 0, लेकिन जो ऊपर वाला एंगल होता है φ2, तो वो बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है π/2। जब वायर की लेंथ बढ़ते बढ़ते इन्फानाइट हो जाएगी तो वो एंगल मैक्सिमम कितना हो सकता है π/2, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, साइन φ1 0 है तो 0 प्लस साइन π/2 1, तो वो कितना हो गया μ0 I अपॉन 4 पाई D, ठीक है।
तो सेमी इन्फानाइट का होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, और इन्फानाइट का कितना होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। आप ऐसे भी समझ सकते हो, इन्फानाइट वायर को आप ऐसे ट्रीट करो, दो सेमी इन्फानाइट वायर हैं, एक सेमी इन्फानाइट ऊपर है, एक सेमी इन्फानाइट नीचे है। तो ऊपर वाले की वजह से हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, और नीचे वाले की वजह से भी कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। तो टोटल इन्फानाइट वायर का कितना हो गया, दो सेमी इन्फानाइट वायर का ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। क्लियर। तो अभी तक हमने क्या देखा, किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा है। बस डायरेक्शन और देख लेते हैं। अगर मान लिया स्ट्रेट वायर है और ये करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इस तरफ अगर कोई पॉइंट है तो उसमें डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो ज़रा ढंग से, मान लिया आपने कोई करंट एलिमेंट लिया है आइडियल, ये करंट एलिमेंट लिया है इसमें, और जो मैग्नेटिक और जो पोजीशन वेक्टर होगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करा उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा आर वो ही होगा, ठीक है। तो आइडियल और आर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, डीबी की जो डायरेक्शन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आइडियल क्रॉस आर की डायरेक्शन पे, ठीक है। तो अब जरा ढंग से देखो, आइडियल से आर जाने पे आपको कैसा मूवमेंट करना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। कैसा मूवमेंट करना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज। और जब आप क्लॉकवाइज मूवमेंट करना पड़ रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इनवर्स डायरेक्शन में। अगर आप इस तरफ कोई पॉइंट लोगे, ठीक है, इस तरफ आपने कोई पॉइंट लिया है, तो उसमें आइडियल से आर की तरफ आने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, आउटवर्ड्स, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इस तरफ वाले पूरे रीजन में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इनवर्स, और इस तरफ वाले पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड डायरेक्शन को डॉट लगा के दिखाते हैं और इनवर्ड डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं, क्रॉस लगा के, ठीक है। आप को ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इनवर्स। इस डायरेक्शन में इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा आपका, आउटवर्ड्स, ठीक है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ढंग से समझना है आपको। मान लिया ये करंट है, ये वायर है जिसमें करंट जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको ढंग से सुनना है, ढंग से समझना है इसको। आपको क्या करना है, आपको राइट हैंड यूज़ करना है, इसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब यूज़ कैसे करते हैं वो समझो आप। आपको राइट हैंड यूज़ करना है, राइट हैंड का जो थंब है वो रखना है करंट की डायरेक्शन में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राइट हैंड का जो थंब है वो कहाँ रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और फिर जो आपकी फिंगर्स होंगी, कर्ल्ड फिंगर्स होंगी, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी, ठीक है। तो आप इस केस में अभी रख के देखो, जब आप इसमें ऊपर की तरफ रखोगे फिंगर्स को कहाँ रखोगे, इस डायरेक्शन, सॉरी थंब को रखोगे करंट की डायरेक्शन में। थंब को कहाँ रखना है, राइट हैंड के थंब को कहाँ रखना है, करंट की डायरेक्शन में। तो जो कर्ल्ड फिंगर्स होंगी वो इस रीजन में डायरेक्शन इनवर्स बताएंगी। रख के देखो आप, तो इस रीजन में डायरेक्शन कहाँ बताएंगी, वो इनवर्स। थंब को रखना ऊपर की तरफ, तो कर्ल्ड फिंगर्स कहाँ जाएंगी आपकी, अंदर की तरफ जाएंगी। कर्ल्ड फिंगर्स कहाँ जाएंगी, अंदर की तरफ। इसका मतलब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। और अब आप इस तरफ रखो हाथ को आपको इस तरफ रखना है, ठीक है। तो थंब तो ऊपर ही रहेगा, तो जब आप हाथ को इस तरफ लेके आओगे तो जो कर्ल्ड फिंगर आएंगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएंगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में कहाँ होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। जब आप हाथ इस रीजन में रखोगे, थंब को तो ऊपर ही रखना है, इस करंट की डायरेक्शन में रखना है, थंब को राइट हैंड के थंब को इस डायरेक्शन में रखना है। जब आपका हाथ इस तरफ होगा तो कर्ल्ड फिंगर अंदर की तरफ जाएंगी, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में कहाँ है, इनवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन जब आपका हाथ इस तरफ आ जाएगा तो कर्ल्ड फिंगर आउटवर्ड डायरेक्शन दिखाएंगी, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है आपका, आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। इसमें करते क्या है, करंट की डायरेक्शन में रखते हैं थंब, राइट हैंड का थंब। तो जो कर्ल्ड फिंगर्स की डायरेक्शन है वो आप, कर्ल्ड फिंगर्स की जो डायरेक्शन है वो आपको बताती है मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड पूछना उसी रीजन में आप अपनी कर्ल्ड फिंगर लेके जाओ, और कर्ल्ड फिंगर फिर आपको बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो अगर करंट ऊपर जा रहा है तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है। अगर करंट नीचे आ रहा होगा तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड्स है, ठीक है। क्लियर। अब हम फाइंड करते हैं बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, ठीक है, एट इट्स सेंटर, ठीक है। एक करंट कैरिंग लूप है और इस करंट कैरिंग लूप की रेडियस दी है आर, और इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। तो इस करंट कैरिंग लूप की वजह से इसके सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मान लिया ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हम कितने एंगल पे आते हैं, तो मान लिया ये कुछ एंगल है अल्फा, ठीक है। इस एंगल अल्फा पे आए हैं और इस अल्फा पे आके एक छोटा सा एलिमेंट कट किया है। ये जो छोटा सा एलिमेंट जो कट किया है वो एलिमेंट सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता है, डी अल्फा, ठीक है। एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, डी अल्फा। ये स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल करंट एलिमेंट,
इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही होगी आई, और इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है लेंथ, तो एंगल कितना सबटेंड किया उसने डी अल्फा, ये एंगल है, ये जो एंगल है वो कितना है डी अल्फा इंटू रेडियस कितनी आर, तो ये जो आर्क लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी आर इंटू डी अल्फा। क्लियर, तो जो आर्क लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आर इंटू डी अल्फा। तो करंट एलिमेंट कितना बन गया आपका, करंट एलिमेंट ये स्मॉल करंट एलिमेंट वो हो गया आई इंटू आर टाइम्स डी अल्फा, ठीक है। और इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर स्टार्ट करेंगे, और ये क्या है आपका पोजीशन वेक्टर है, ये है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच में एंगल कितना आ रहा है, तो वो आ रहा है एंगल यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। तो उस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उसको डी बी अगर लिखें, डी बी, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई आर डी अल्फा, ये करंट एलिमेंट, इंटू साइन थीटा, तो इस केस में एंगल कितना है करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में, तो वो पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर। तो पोजीशन वेक्टर की ये जो लेंथ है वो भी किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर, तो अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, ये बायो सेवर्ट लॉ लगाया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, ये करंट एलिमेंट होता है, इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो ये सिंपली कितना बचेगा डी अल्फा, ठीक है। और नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको फाइंड करना है, अच्छा डायरेक्शन भी देखते हैं, तो आई डी एल करंट एलिमेंट से अगर आप पोजीशन वेक्टर की तरफ जा रहे हो तो आपको कैसे घूम के आना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ओ पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, आउटवर्ड्स, ठीक है। ओ पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कहाँ आएगा आपका, आउटवर्ड्स, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये सब कुछ कॉन्स्टेंट है, और इंटीग्रेट करेंगे डी अल्फा, तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहाँ होगी, तो ये पूरी रिंग है, तो आप ढंग से देखो, अल्फा 0 से चालू होगा और पूरी रिंग कंप्लीट करेगा तो कहाँ तक जाएगा, 2 पाई तक, ठीक है। अल्फा कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से, और कहाँ तक जाएगा वो 2 पाई तक, ठीक है। तो बस इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा अल्फा आ जाएगा, अल्फा की लिमिट 0 से 2 पाई, तो सिंपली कितना आ जाएगा, ये 2 पाई, तो फॉर्मूला आ गया बी का म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ठीक है। बी का फॉर्मूला कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ठीक है। ये करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ठीक है। और करंट आपका अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, जैसा कि हमारे केस में था, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, आउटवर्ड्स, और अगर करंट आपका क्लॉकवाइज हो, ध्यान रखना है आपको, करंट क्लॉकवाइज हो तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, इनवर्स। करंट क्लॉकवाइज इसका मतलब इनवर्स, करंट एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा आपका, आउटवर्ड्स। क्लियर, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि कंप्लीट अगर सर्किल है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं करंट कैरिंग आर की वजह से, ठीक है, सर्किल का कोई पार्ट है, पूरा सर्किल नहीं, सर्किल का कोई पार्ट है, कुछ आर्क है, मान ले इतना आर्क है ये, और ये इसकी वजह से सर्किल के सेंटर पे पूछा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो आप कुछ ऐसे समझो, इस इंटीग्रेशन को देखो आप, ठीक है। जब कंप्लीट सर्किल था तो इंटीग्रेशन की लिमिट हमने पुट की 0 से लेकर 2 पाई, ठीक है। और अगर कंप्लीट सर्किल नहीं होगा, कुछ आर्क होगा, मान लिया एक ऐसा आर्क है जो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा, करंट कैरिंग आर्क है, ठीक है। तो एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, थीटा, तो उसमें जो अल्फा की लिमिट्स पुट करेंगे वो 0 से 2 पाई नहीं पुट करेंगे, तो हम सिर्फ कितनी पुट करेंगे, 0 से लेकर अल्फा, ठीक है, 0 से लेकर अल्फा, या 0 से लेकर अगर थीटा है तो 0 से लेकर कितनी पुट करेंगे हम, थीटा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बी, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू लिमिट्स जो जाएंगी वो जाएंगी 0 से लेकर थीटा इंटू डी अल्फा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर की वजह से, तो वो आ जाएगा म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेसिक आपको ध्यान रखना है, किसी करंट कैरिंग आर की वजह से जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और रेडियस उसकी कितनी है आर, और कितना एंगल सबटेंड कर रहा है वो अपने सेंटर पे थीटा, तो उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। जस्टिफाई भी कर लेते हैं, अगर ये कंप्लीट आर्क हो, आर्क अगर कंप्लीट सर्किल बन जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई, तो जब यहाँ पे हम 2 पाई पुट करेंगे, जब थीटा आपका 2 पाई होगा कंप्लीट सर्किल के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा म्यू नॉट आई, थीटा की वैल्यू 2 पाई पुट करेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, जो कि हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। डायरेक्शन, जब आपको सर्किल में करंट क्लॉकवाइज जैसे सेंस में दिखे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इनवर्ड्स, जब सर्किल में करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिखती है तो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा आपका, आउटवर्ड्स। क्लियर।
आगे बढ़ते हैं, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, इसको सिंपली एम्पियर्स लॉ भी कहते हैं। तो ये क्या बताता है, ये करंट कैरिंग वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रिक सिचुएशन में फाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये है क्या, ये है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करना है आपको अराउंड एनी क्लोज पाथ। ठीक है, जिस पाथ के ऊपर लाइन इंटीग्रल करना है वो लाइन क्लोज होनी चाहिए, वो पाथ कैसा होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए। ठीक है, और सर्किट कोई पाथ हो सकता है या सर्किट हो सकता है, लेकिन क्लोज होना चाहिए वो। इज किसके बराबर होता है, इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द एरिया। आप ऐसे समझो, मान लिया कोई लूप है, क्लोज लूप है, क्लोज पाथ है, क्लोज सर्किट है, और उसके अंदर से कुछ करंट थ्रेड करती हुई आ रही है उसको। ठीक है, उसको ये जो एरिया है, ये जो एरिया जो लूप ने कवर किया, ये जो एरिया है, इसको कुछ करंट थ्रेड करती हुई आ रही है। मान लिया कुछ करंट्स, ये करंट एक आ रही है I1, ये बाहर की तरफ आ रही है, डॉट लगाया, बाहर की तरफ आ रही है, करंट जा रही है इसमें अंदर की तरफ, ये करंट है I2, एक करंट आ रही है बाहर की तरफ, तो वो करंट मान लिया कितनी है, I3। ठीक है, और इस पर हमें क्या करना है, लाइन इंटीग्रल करना है। ठीक है, किसका लाइन इंटीग्रल करना है, मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज लूप में। मतलब इस अगर हम किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं तो वापस घूम के इसके ऊपर लाइन इंटीग्रल करके वापस उसी पॉइंट तक आएंगे क्लोज लूप में। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल मतलब लाइन इंटीग्रल। ठीक है, और क्लोज लूप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें यहाँ पे सर्कल बना देते हैं। इसका मतलब जो लूप है, जो पाथ है, वो कैसा है आपका, क्लोज पाथ है। ठीक है, और कैसे मूव कर रहे हैं, जो डी एल वैक्टर है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस लूप पे आप कैसे मूव कर सकते हो, इस पे आप मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट कर सकते हो क्लॉकवाइज सेंस में घूमते हुए, और इसी पे आप मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट कर सकते हो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमते हुए। ठीक है, तो इस केस में, इस सिचुएशन में हम किस सेंस में इसको इंडिकेट कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज सेंस में घूमते हुए इसको इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, इंडिकेशन बी डॉट डी एल, तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट, टोटल करंट आई नेट। अब आई नेट कैसे डिसाइड करेंगे, नेट करंट कितनी होगी, तो आपको ढंग से समझना है इसको। जो करंट आउटवर्ड्स, कुछ दो करंट्स आउटवर्ड्स हैं इसमें, I1 और I3 आउटवर्ड्स हैं, और I2 कहाँ है आपका, इनवर्स है। ठीक है, तो इसमें से कोई सी करंट हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरी वाली करंट क्या हो जाएगी, निगेटिव। ठीक है, अगर हमने आउटवर्ड वाली करंट पॉजिटिव मान ली तो इनवर्ड वाली करंट निगेटिव हो जाएगी, और अगर इनवर्ड वाली करंट पॉजिटिव मान ली तो आउटवर्ड वाली करंट क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो आप ढंग से समझो कौन सी करंट पॉजिटिव मानेंगे, कौन सी करंट नेगेटिव मानेंगे, ये एंटायरली इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो आपका लूप है, जिस लूप के ऊपर आप इंटीग्रेट कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड को, वो किस सेंस में। इसको ढंग से समझो कि कौन सी करंट पॉजिटिव लेनी है, कौन सी करंट नेगेटिव लेनी है, ये एंटायरली इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका जो इंटीग्रेशन का जो लूप है, जिस लूप पे आप इंटीग्रेट कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड को, वो जो लूप है वो किस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ढंग से समझो, जैसे इस केस में जो लूप है वो आपका क्लॉकवाइज सेंस में, तो क्लॉकवाइज सेंस का मतलब, क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ट्स, तो जो करंट इनवर्ट्स होंगी वो पॉजिटिव होंगी, जो करंट आउटवर्ड्स होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो इस केस में सिंस लूप आपका क्लॉकवाइज है तो I2 तो करंट कैसे होगी, पॉजिटिव, और I1 नेगेटिव, और I3 भी कैसे होगी, नेगेटिव। तो नेट करंट हो जाएगी I2 माइनस I1 माइनस I3। ठीक है, अगर इसकी जगह कुछ ये सिचुएशन होती, I1 बाहर की तरफ करंट है, I2 करंट इनवर्ड्स है, और I3 करंट बाहर की तरफ है। ठीक है, और लूप जो है वो आप जब मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहे हो तो जो लूप है वो कैसा लिया आपने, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम के आप मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहे हो इस लूप पे। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जो करंट आउटवर्ड्स होंगी वो तो हो जाएंगी पॉजिटिव, जो करंट इनवर्ड्स होंगी वो करंट कैसे हो जाएंगी, नेगेटिव। ठीक है, तो ये दोनों करंट आउटवर्ड्स हैं तो ये कैसे हो जाएंगी, पॉजिटिव। तो इस केस में आई नेट हम क्या लिखेंगे, I1 प्लस I3 माइनस I2। ठीक है, क्योंकि DL वेक्टर जो लूप का इंटीग्रेशन हो रहा है वो किस सेंस में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको ले जाके एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। क्लियर। ठीक है, तो फिर एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, करंट पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट ये है, जो करंट्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं सेम सेंस में, जिस सेंस में लाइन इंटीग्रल है, तो वो करंट्स, उन करंट्स को हम पॉजिटिव लेते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो करंट्स उसी सेंस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं जिस सेंस में हमारा लाइन इंटीग्रल है, तो उन करंट्स को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अगर करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, करंट कहाँ आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इस करंट की वजह से, इस करंट आई, कोई करंट है आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, प्लेन के बाहर की तरफ आ रही है कोई करंट, तो इसकी वजह से इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। ठीक है, क्लियर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ढंग से समझना आपको इसको। जो करंट
आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रही, जो करंट कहाँ आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस सेंस में होगा, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो इस तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे देखोगे तो इस तरफ होगा मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे देखोगे तो इस तरफ होगा, इस पॉइंट पे देखोगे तो इस तरफ होगा, इस पॉइंट पे इस तरफ, ठीक है। और जो करंट इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके आसपास वाले रीजन में, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, ये जो आसपास वाला रीजन है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर कोई करंट कहाँ जा रही है, इनवर्स जा रही है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा आपका क्लॉकवाइज सेंस में। यानी इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो इस तरफ होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो इस तरफ होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो इस तरफ होगा, इस पॉइंट पे इस तरफ, तो वो किस सेंस में आ रहा है आपका, तो वो क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर करंट आउटवर्ड्स आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, अगर करंट इनवर्स जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इनवर्स का मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, और आउटवर्ड्स का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब ये बोथ वेज है, ढंग से समझो, बहुत ही ढंग से इसको, ठीक है। अगर करंट इनवर्ट्स है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगा, अगर करंट आउटवर्ड्स है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका अपोजिट भी ट्रू है। अपोजिट क्या, अगर करंट क्लॉकवाइज है, ठीक है, करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्स। जैसे करंट, मान लिया कोई लूप है और इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, कैसे करंट फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, इनवर्स, ठीक है, सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इनवर्स, ठीक है। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है आई, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा आपका, आउटवर्ड्स, जो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, आउटवर्ड्स, ठीक है। तो इनका मतलब क्लॉकवाइज, आउट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बोथ वेज ट्रू है। करंट इनवर्स है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स होगा, अगर करंट आउटवर्ड्स है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कहाँ होगा, आउटवर्ड्स। ये 4 पॉइंट एकदम आपको ध्यान रखने, क्लियर, ठीक है। तो इस केस में देखो, करंट इस केस में जो लूप है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो जो करंट्स एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वो पॉजिटिव, जो क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वो नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सी करंट प्रोड्यूस करती है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउटवर्ड्स, जो करंट आउटवर्ड्स आएंगी वो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। तो I1 और I3 एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी तो वो पॉजिटिव हो गई, I2 क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी, क्लियर। इस केस में देखो, इसमें जो लूप है वो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज का मतलब जो करंट्स क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी वो पॉजिटिव, जो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी वो नेगेटिव। तो इस केस में क्लॉकवाइज सिर्फ कौन सी करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो वो होगी I2 इनवर्स है, इनवर्स का मतलब क्लॉकवाइज, तो ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो I2 कैसे लेंगे हम, पॉजिटिव, और I1 और I3 कैसे लेंगे हम, नेगेटिव। तो I2 पॉजिटिव, I1 और I3 कैसा लिया इसमें, नेगेटिव, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये गॉस लॉ लगाते कहाँ, ये जो एम्पियर्स लॉ है, क्या है एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन B.dl ओवर ए क्लोज लूप किसके बराबर होता है, वो म्यू नॉट इंटू नेट करंट थ्रेडिंग द एरिया क्लोज बाय द लूप, ठीक है। तो ये सिर्फ कहाँ यूज़फुल होता है, ये सिर्फ वहाँ यूज़फुल होता है, ठीक है, जब या तो मैग्नेटिक फील्ड DL के पैरेलल हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड DL के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, सिर्फ वहाँ पे ये यूज़ करना होता है हमें, ठीक है। क्योंकि जिसमें लिखा हुआ है एट एवरी पॉइंट ऑफ पाथ आइदर मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू DL और मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू DL। पैरेलल होगा तो फायदा क्या है, जब पैरेलल होगा तो ये जो B.dl है ये सिंपली क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन B.dl, और अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, जीरो, ये सिंपली क्या हो जाएगा, जीरो, डॉट प्रोडक्ट इनके बीच में क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, क्लियर। और तीसरा पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होना चाहिए मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल द प्लेसेस ऑन द लूप, एट ऑल द प्लेसेस ऑन द लूप, ठीक है। लूप पे प्रेजेंट जितने भी प्लेसेस होंगी सब जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट होने का फायदा क्या है कि इस इंटीग्रेशन से B आप बाहर निकाल सकते हो, सिर्फ अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन DL, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट, करंट कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव लेनी है। दूसरा पॉइंट, ये सिर्फ किन केसेस में हेल्पफुल होगा एम्पियर्स लॉ, या तो मैग्नेटिक फील्ड DL के पैरेलल हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड DL के क्या हो, परपेंडिकुलर, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए पूरे लूप पे, वो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा पूरे लूप पे वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, ताकि वो इंटीग्रेशन से क्या आ जाए, बाहर आ जाए, क्लियर।